हेलो डियर फ्रेंड्स। ये वीडियो जो है सीए इंटर स्टूडेंट्स जो हैं जो अभी मई 2023 या फिर नवंबर 2023 में एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए काम का है। देखिए, इस वीडियो का पर्पस क्या है पहले क्लियर समझ लीजिए। इसमें मैं आपको टोटल इनकम के क्वेश्चंस आपको प्रेजेंट करूंगा और उन टोटल इनकम के जो क्वेश्चंस हैं उसको पहले मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से। और डिस्कस करने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा तो इस वीडियो को पॉज करके फटाफट खुद से बना लीजिए और फिर वीडियो के एंड में देखिए कि आपने सही बनाया कि नहीं। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारी इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई है तो आप इसके साथ मेरे साथ साथ ही बनाइए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि धीरे धीरे जो इस क्वेश्चन में जितने भी हेड्स के या जो प्रोविज़न आ रहे हैं वो धीरे धीरे आपको रिकॉल होने लगेंगे और आपका इनकम टैक्स में कॉन्फिडेंस बढ़ने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, विदाउट डिले शुरू करते हैं। आज के लिए मैं एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हूँ, इसको पहले पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। देखिए, फिर साथ में सॉल्व करेंगे इसको। मिस्टर राजीव, और मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन के साथ साथ कुछ प्रोविजंस भी मैं आपको बताता जाऊं जिससे कि आपको रिकॉल हो। इस वीडियो का पर्पस ध्यान रखिएगा, रिवीजन है, बट रिवीजन प्रोविजन का नहीं है, रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस है, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। मिस्टर राजीव, एज 50 ईयर्स, ठीक है, मतलब सीनियर सिटीजन नहीं है। अ रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्निश यू द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 20 to 23। तो पहले तो क्लियर कर लीजिए कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट नहीं दिया है, यहाँ पर आपको रिसीट पेमेंट अकाउंट दिया है। जनरली स्टूडेंट क्या गलती करते हैं कि रिसीट पेमेंट अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो तो कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस रहता है, उसको लेकर क्वेश्चन बनाते हैं। ये ऐसा नहीं है। इसके रिसीट साइड में जो जो पैसे उसके आए हैं या ओपनिंग बैलेंस है, और पेमेंट साइड में जो जो पेमेंट गए वो जो है वो पेमेंट साइड में है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को पीजीबीपी हेड बनाने का आइडिया ये रहता है कि जो जो इस पीजीबीपी हेड में चार्जेबल है उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, उसको ऐड करेंगे, और जो अलाउेबल उसको माइनस करेंगे, और अदर हेड्स के जो आइटम्स मिलेंगे उसको अदर हेड्स में डालेंगे, क्योंकि हमको अल्टीमेटली यहाँ पर टोटल इनकम निकालना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके डिस्कशन शुरू करते हैं अपन इसमें। मैं पहले एक काम करता हूँ, इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से आपको प्रेजेंट कर देता हूँ ताकि अगर किसी को ऐसा लगता है कि क्वेश्चन वो बना लेगा तो वीडियो को पॉज करके वो बना सकता है। ये देखिए, ये है आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का, और ये है आपका सेकेंड पार्ट। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट, ये रिसीट पेमेंट अकाउंट हो गया, और इसके बाद इसकी ये डिटेल हो गई, ये इसका आंसर हो गया। इसको पॉज करके आप चेक कर सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए, और मैं इन क्वेश्चंस को आपको पीडीएफ के फॉर्म में इसमें कमेंट में डाल भी दूंगा आपको। ओपनिंग बैलेंस 1422, तो 22-23 फाइनेंशियल ईयर का दिया हुआ है, और 1422 का आपका कैश बैलेंस या बैंक बैलेंस दिया है 12 लाख रुपए, कोई रिलेवेंस नहीं है, कैश बैलेंस है। देन फीस फ्रॉम प्रोफेशनल सर्विस 59,38,000। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर दिया हुआ है ग्रॉस, ग्रॉस अमाउंट ही हम चार्जेबल करते हैं, ये बिजनेस पीजीबीपी में चार्जेबल होगी, और ग्रॉस अमाउंट दिया है, इसका मतलब टीडीएस काटने से पहले। अगर आफ्टर टीडीएस भी दिया हुआ है तो ध्यान रखिए हमको ग्रॉस अमाउंट ही लेना है। आपको शायद पता है कि प्रोफेशनल फीस में 194J में 10% टीडीएस कट सकता है, तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको ये नेट अमाउंट अगर कभी आफ्टर टीडीएस दी है तो आपको 10% से क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस अप। मतलब ये अमाउंट 90 रुपीज़ दी रहती तो इंटू 100/90 करते। ठीक है, तो यहाँ कोई इशू नहीं है। रेंट, रेंट मिल रहा है, मतलब हो सकता है अपने हाउस को या किसी बिल्डिंग को रेंट पर दिया होगा, तो ये जो रेंट है ये हाउस प्रॉपर्टी हेड में शायद चार्जेबल होगा, नोट्स में हम देखेंगे। मोटर कार लोन फ्रॉम कैनरा बैंक, तो यहाँ पर @9% पर एनम, तो कैनरा बैंक से कार लोन इसका है 2,50,000, यहाँ पर मोटर कार का लोन है, कार लोन फ्रॉम कैनरा बैंक। देन क्रेडिट साइड में स्टाफ सैलरी, ये बिल्कुल अलाउेबल एक्सपेंडिचर है। अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ये भी अलाउ हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ऑफिस रेंट ये भी अलाउ हो जाएगा। हाउसिंग लोन रिपेड टू एसबीआई इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 88,000। अब यहाँ पर बेहतरीन प्रोविजन ये है कि हाउसिंग लोन का जो रिपेमेंट होता है, प्रिंसिपल रिपेमेंट होता है, वो तो 80C में डिडक्शन के लिए एलिजिबल है, और जो इंटरेस्ट का पेमेंट हो रहा है वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में हमको अलाउ होगा। बाकी हाउस प्रॉपर्टी की डिटेल आगे देखेंगे।
लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 10% ऑफ सम एश्योर्ड। तो देखिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम इज एलिजिबल फॉर एटीसी, और यहां पर हमको पता होना चाहिए कि अगर पॉलिसी 1/4/2012 या उसके बाद इशू हुई है तो सम एश्योर्ड के 10% से ऊपर प्रीमियम की अमाउंट नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो हम ये एज्यूम करेंगे कि पॉलिसी इसके बाद ही इशू हुई है, तो यहाँ कोई इशू नहीं, एटीसी में आ जाएगा। देन मोटर कार एक्वायर्ड इन जनवरी 23 बाई अकाउंट पे चेक। तो अब यहाँ पर प्रोविजन क्या है, कार अगर प्रोफेशन में यूज हो रही है तो नेचुरली उसके जो एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन आपको अलाउ होंगे, और यहां हमको पता होना चाहिए कि अगर वो अकाउंट पे ही चेक के थ्रू परचेज नहीं करते हैं तो उस पर डेप्रिसिएशन नहीं मिलता, मतलब वो ब्लॉक ऑफ एसेट में ऐड नहीं करते। अगर 10,000 से ऊपर की कोई एसेट है जिसको आपने प्रिस्क्राइब मोड में परचेज नहीं किया है तो फिर उसको आप रिलेवेंट ब्लॉक में ऐड नहीं कर सकते, इसका मतलब आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। और मोटर कार पे डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो है नॉर्मली 15%, लेकिन क्योंकि ये जनवरी 23 में एक्वायर्ड की है और हम ये मान रहे हैं कि पुट टू यूज हो गई है, तो प्रीवियस ईयर में एक्वायर्ड हुई है और लेस देन पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज, 180 दिन से कम यूज हुई है, इसका मतलब इसमें डेप्रिसिएशन मिलेगा हाफ। उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर सेल्फ एंड वाइफ अकाउंट पे ही चेक से पेमेंट हुआ है तो सेक्शन 80D में इसके संबंध में डिडक्शन मिलती है, और उसमें क्लियर है कि खुद के लिए, स्पाउस के लिए और बच्चों के लिए अगर मेडिकल पॉलिसी का प्रीमियम देते हैं और अकाउंट पे ही चेक से या चेक से पेमेंट होता है तो डिडक्शन मिल जाती है, और एक अलग पेरेंट्स के लिए प्रीमियम भी अलाउ होता है। तो मैक्सिमम लिमिट वहाँ पर 25,000 है तो 18,000 पूरा मिल जाएगा। उसके बाद एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है बुक्स, क्योंकि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो बुक्स परचेज करना पड़ रहा है। तो बुक्स बॉट ऑन 1/7/22 एनुअल पब्लिकेशन बाय अकाउंट पे चेक। अब हमको कई बार क्या लगता है कि बुक्स तो भाई एक्सपेंडिचर है, सही बात है, बुक एक एक्सपेंडिचर है और वो अलाउ हो जाना चाहिए, लेकिन बुक्स को भी यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी की कैटेगरी में रखा गया और इस पर डेप्रिसिएशन मिलता है 40%। तो यहाँ पर हमको 40% डेप्रिसिएशन मिलेगा। एनुअल पब्लिकेशन हो ना हो सब में डेप्रिसिएशन का रेट सेम है। तो 1/7/22 मतलब यूज नॉट लेस देन 180 डेज, मतलब पूरा का पूरा 40% डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। कंप्यूटर एक्वायर्ड ऑन 1/11/22 अकाउंट पे ही चेक से ही है, प्रोफेशनल यूज लिखा भी है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी डेप्रिसिएशन 40% मिलता है, बुक्स पे भी 40% मिलता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। और 1/11/22 इसका मतलब ये लेस देन 180 डेज यूज हुई है, हाफ डेप्रिसिएशन मिलेगा। डोमेस्टिक ड्राइविंग कोई एक्सपेंडिचर अलाउ नहीं होगा क्योंकि ये ड्राइंग है, पर्सनल एक्सपेंडिचर है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड सब्सक्रिप्शन, पीपीएफ में जितना भी पैसा जमा करते हैं आप उसमें सेक्शन 80C की डिडक्शन मिलती है, और मैं आपको बता दूं कि 80C की डिडक्शन इज सब्जेक्ट टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 1,50,000। मोटर कार मेंटेनेंस भी जो है वो बिजनेस एक्सपेंडिचर, अगर कार प्योरली बिजनेस यूज में हो रही है, और कभी कभी कार जैसे इस क्वेश्चन में शायद कुछ पर्सनल यूज में भी हो रही है तो उतना हिस्सा जो है वो अलाउ नहीं होगा, ना डेप्रिसिएशन मिलेगा उस हिस्से का। और ये क्लोजिंग कैश अकाउंट है, क्लोजिंग बैलेंस से इसका कोई लेना देना नहीं है। अदर नोट्स की एक बार अपन बात कर लेते हैं। फॉलोइंग अदर नोट्स में अगर हम चलते हैं फर्दर इंफॉर्मेशन, ही ऑक्यूपाई 50% ऑफ बिल्डिंग फॉर ओन रेसिडेंस एंड लेट आउट फॉर बैलेंस फॉर रेसिडेंशियल यूज एट अ मंथली रेंट ऑफ ₹5,000। मतलब वो जो 50% बिल्डिंग है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और आपको पता होना चाहिए कि सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला जो हिस्सा है बिल्डिंग का उसके एनुअल वैल्यू नील लेंगे, इंटरेस्ट की रिडक्शन माइनस करेंगे। अब क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट देखिए आप 88,000 दिया हुआ है तो 50% हो गया 44,000 इंटरेस्ट हमको सेल्फ ऑक्यूपाइड में मिलेगा। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस जहाँ पर नील एनुअल वैल्यू लेते हैं वहाँ पर मैक्सिमम लिमिट नॉर्मली 30,000 है, लेकिन 4 कंडीशन पूरी होगी तो 2 लाख रुपए, तो चेक करेंगे अपन। और बचा हुआ 50,000 जो है 50% जो है उस पर रेंट, ये देखिए यहाँ पर रेंट दिया हुआ है, इसको हम हाउस प्रॉपर्टी में ले जाएंगे। द बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग 97-98। इससे बहुत बढ़िया हमको क्लू मिल जाता है, क्योंकि जब सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस रहता है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में मैक्सिमम लिमिट जो है वो 2 लाख तभी मिलती है जब लोन शुड बी टेकन ऑन और आफ्टर 1499। और यहाँ पर क्योंकि हाउस 97-98 में बन गया है और उसी समय लोन ले लिया गया है, इसका मतलब 2 लाख की मैक्सिमम लिमिट के लिए एलिजिबल नहीं होगा, और यहाँ पर 30,000 ही मैक्सिमम लिमिट सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस में मिल पाएगी। हालांकि लेट आउट हाउस में ऐसी कोई लिमिट है नहीं। उसके बाद देखिए मोटर कार पुट टू यूज फॉर बोथ ऑफिशियल यूज भी हो रहा है, पर्सनल यूज भी हो रहा है, और 1/5
ऑफ द मोटर कार यूज फॉर पर्सनल पर्पस। इसका मतलब हमको यहाँ पर 1/5 जो है पर्सनल पर्पस से वो डिसअलाउ हो जाएगा, मतलब हमको अलाउ होगा 4/5। किस चीज का? एक्सपेंस भी 4/5 अलाउ होगा, हर चीज, डेप्रिसिएशन भी 1/5 डिसअलाउ कर देंगे अपन। और आगे लिखा है नो कार लोन इंटरेस्ट वॉज पेड ड्यूरिंग द ईयर। कार लोन का इंटरेस्ट बिल्कुल भी पेमेंट नहीं हुआ है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि जनरली प्रोफेशनल्स के क्वेश्चन कैश बेसिस रहता है, तो यहाँ नीचे नोट में दिख भी रहा है आपको, मिस्टर राजीव फॉलो रेगुलरली द कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इसका मतलब है जो एक्सपेंस पेमेंट नहीं हुआ है वो अलाउ भी नहीं होगा। एक्चुअल प्रीवियस ईयर में जो इनकम आ जाएगी रियली में, कैश सिस्टम यही बोलता है, तो वही हम इनकम मिलेंगे। और जो एक्सपेंडिचर एक्चुअली 31 मार्च तक पेमेंट हो जाएगा उसी को हम एक्सपेंडिचर के रूप में लेंगे, क्योंकि पीजीबीपी हेड और आईओएस हेड में साफ साफ सेक्शन 145 बोलता है कि जो एसएससी रेगुलर सिस्टम फॉलो करता है उसी के हिसाब से ही हम इनकम कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, रिटर्न ऑन वैल्यू ऑफ एसेट एज ऑन 1/4/22। ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कुछ एसेट का दिया हुआ है। फर्नीचर फिटिंग, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि डेप्रिसिएशन का रेट 10% है। प्लांट एंड मशीनरी नॉर्मली इस पर कितना है? 15% है। इसमें लिखा हुआ है एयर कंडीशन, फोटोकॉपियर्स एटसेट्रा, ठीक है। और कंप्यूटर जो ओपनिंग है उसमें 40% है। नए कंप्यूटर पे लेस देन 180 डेज है कि नहीं, वो चेक करके हम यहाँ करेंगे। और हमको यहाँ निकालना है कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राजीव फॉर द असेसमेंट एट 23-24, एज्यूमिंग दैट ही हैज नॉट ऑप्टेड टू पे टैक्स अंडर 115 BAC। तो यहाँ 115 BAC के ऑप्शन पे ध्यान नहीं देना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक मेरे क्वेश्चन का 10 मिनट 11 मिनट में मैंने डिस्कशन किया है। इफ़ यू, अगर आपको फील होता है कि नहीं ये डिस्कशन के बेस पर मेरे को एक बार ट्राई करना चाहिए और ये टोटल इनकम में यहाँ जो आंसर दिया मैं निकाल लूंगा, तो ज़रूर वीडियो पॉज करके आप बनाइए और उसके बाद कंपेयर कीजिए। अगर फिर भी आंसर नहीं आता तो फिर वीडियो को आगे देखिए और स्पीड से आगे जाके टाइम सेव करते हुए इसमें काम कीजिए। और अगर आपका इनकम टैक्स में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो मेरे साथ साथ धीरे धीरे आप आराम से बनाइए। ऐसे क्वेश्चन 4 से 5, 7, 8, 4-5 क्वेश्चन बनाएंगे तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा और 10 से 12 क्वेश्चन के बाद आपको कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्व करना प्रॉपरली। एक मैं ऐसे ही सॉल्व करूंगा जैसे कि एग्जाम में हमको सॉल्व करना है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए हमको टोटल इनकम निकालना है, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर राजीव फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24, ठीक है। और जनरली जब भी आप क्वेश्चन बनाए इनकम टैक्स में 2 कॉलम ले लीजिए, क्योंकि छोटे मोटे कैलकुलेशन जो इनर में करना है उसको कीजिए और फिर अमाउंट को बाहर निकालिए। तो यहां पर मैं 2 कॉलम ड्रॉ कर लेता हूं। वर्किंग नोट हम एक स्पेस छोड़कर नीचे अलग से कर लेंगे। ऊपर में आप एक पर्टिकुलर्स का कॉलम ले सकते हैं इस तरीके से। ये हो गया आपका इनकम की पर्टिकुलर्स और ये आपका रुपीस का कॉलम है और ये भी रुपीस का कॉलम है। अगर किसी में इंटरनल वर्किंग जरूरत नहीं तो सीधा बाहर निकालिए, बहुत ज़्यादा वर्किंग जरूरत है वर्किंग नोट में डालिए और फिर यहाँ पर लेके आइए। अब अगर मैं इस क्वेश्चन की एक ओवरव्यू वाली बात करूँ तो मेरे को साफ साफ दिख रहा है इस क्वेश्चन में कि एक तो हाउस, देखिए सैलरी हेड इसमें है नहीं। अगर मैं लाइन से हेड वाइज देखूंगा तो इसमें सैलरी हेड नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी हेड बिल्कुल है। और हाउस प्रॉपर्टी में 2 पार्ट है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है, पीजीबीपी बिजनेस इनकम है और डिडक्शंस के कुछ पॉइंट है, ठीक है। अदर सोर्सेज की तो कुछ इनकम इसमें दिख नहीं रही है। तो स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में पहला हम ले लेते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड।
सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन, क्योंकि इस पूरे में 50-50 है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 50% हिस्सा जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड है। तो इसकी एनुअल वैल्यू हमको अच्छे से पता है कि इसकी जो एनुअल वैल्यू है वो ली जाती है, एनुअल वैल्यू ली जाती है नील, एनुअल वैल्यू नील ली जाती है। इनर कॉलम इसलिए वर्किंग कर रहा हूँ क्योंकि फिर टोटल हाउस प्रॉपर्टी का जब फाइनल हो जाएगा तो उसको हम बाहर निकालेंगे, ठीक है। फिर इसमें लेस करना है हमको, सीधा डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 में वैसे तो 30% रिडक्शन मिलती है, बट यहाँ पर केवल इंटरेस्ट की मिल पाएगी क्योंकि एनुअल वैल्यू नील है, तो 30% कुछ आएगा नहीं। तो यहाँ पर इंटरेस्ट जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप देखिए पेमेंट साइड में इंटरेस्ट जो है 88,000 है, तो 88,000 पूरे हाउस का इंटरेस्ट है, तो इसका 50% जो सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन है उसका इंटरेस्ट आ गया 44,000, बट मैक्सिमम लिमिट ₹30,000। ये नोट हमको डालना चाहिए, नोट अभी लिख नहीं रहा, मैं ओरली बता रहा हूँ कि बिकॉज हाउस हैज़ बीन कंप्लीटेड इन 97-98, therefore the maximum limit of 30,000 will be applicable, because 2 lakh limit will be applicable only when the loan is taken on or after 1499, और भी 3 कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर 30,000 से ऊपर आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी, और माइनस अगर 30,000 करते हैं तो यू विल बी गेट -30,000 इनकम। ये आप एक पोर्शन हो गया। अब दूसरा पोर्शन जब हम बनाएंगे, लेट आउट पोर्शन, लेट आउट पोर्शन जो कि 50% है, तो इसमें क्वेश्चन में दिया है आपको पेमेंट साइड में, रिसीट साइड में रेंट 50,000, लेकिन जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो वहाँ पर साफ साफ लिखा है कि 5,000 मंथली रेंट पे दिया है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है कि क्या कैश अकाउंटिंग बेस पर मेरे को 50,000 लेना चाहिए। ध्यान रखिए, कैश अकाउंटिंग या मर्केंटाइल सिस्टम वाला जो कॉन्सेप्ट है, कल पीजीबी पे हेड के लिए और आईओएस के लिए, हाउस प्रॉपर्टी हेड में सीधा सीधा है एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल कॉन्सेप्ट पे लेते हैं। हालांकि हम यहाँ पर एज्यूम करेंगे क्योंकि हमको यहाँ कंपेयर करना पड़ता है कि एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल विच एवर इज हायर, तो हम यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं दैट एक्चुअल रेंट इज मोर देन एक्सपेक्टेड रेंट। इसको फुल फॉर्म में लिखेगा आप, देयरफॉर 5,000 रुपीज पर मंथ इंटू 12, 60,000 रुपीज आपकी जो है वो आ जाएगी ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब इस क्वेश्चन में देखिए कहीं पर भी म्युनिसिपल टैक्स के बारे में कुछ भी डिटेल शायद नहीं है, तो केवल हमको यहाँ पर फिर डिडक्शन माइनस करनी, यही एनुअल वैल्यू हो गया आपका, फिर ग्रॉस एनुअल वैल्यू बोल लीजिए, इसी को एनुअल वैल्यू बोल लीजिए क्योंकि म्युनिसिपल टैक्स है नहीं, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 जब आप इसको करेंगे तो आपको एक तो मिलेगा 30% ऑफ 60,000, ठीक है। तो ये आपका आ गया 18,000 माइनस होगा इसमें। और दूसरा है इंटरेस्ट की रिडक्शन। अब ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट भी यहाँ पर 50% मतलब 44,000 है, और लेट आउट हाउस के लिए कोई लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती, तो पूरा का पूरा 44,000 आपका इसमें माइनस हो जाएगा। तो अब सेकेंड पोर्शन जो हाउस है उससे जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो कितना आ जाएगा, देखिए आप, 60,000 माइनस 18,000 माइनस 44,000, ये आपका आ गया -2,000। तो फाइनली मेरे पास जो हाउस प्रॉपर्टी हेड से इनकम है वो एक पोर्शन है मेरा -30,000 और दूसरा पोर्शन है बी पोर्शन मेरा -2,000। तो हाउस प्रॉपर्टी हेड से फाइनली होगा ए प्लस बी दैट इज -30,000, और ये भी -2,000, मतलब लॉस है
और हमको अच्छे से पता है कि हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस, क्योंकि पीजीबीपी की इनकम आएगी, तो हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस पीजीबीपी इनकम से दूसरे हेड से एडजस्ट हो सकता है बिल्कुल। हालांकि इसकी मैक्सिमम लिमिट 2 लाख है, तो यहां पर लॉस 32,000 ही आ रहा है। ये देखिए, अब हम चलते हैं यहां पर पीजीबीपी इनकम के लिए, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस पब्लिक प्रोफेशन। देखिए भाई, कौन कौन सा रिसीट है इसमें। सबसे पहले तो प्रोफेशनल फीस। अब इसमें हमको सबको ऐड करना है, जो जो ऐड करना है, और जो जो माइनस है वो जो एक्सपेंस अलाउेबल हो माइनस करना है, डेप्रिसिएशन माइनस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फीस फ्रॉम प्रोफेशनल सर्विस। क्वेश्चन में ग्रॉस दिया हुआ है 59,000, 59 सॉरी 59,38,000, 59,38,000। ओके। और जब मैं रिसीट साइड में देखता हूं तो मेरे को यहां पर मोटर कार लोन फ्रॉम कैनरा, मोटर कार का लोन लिया है तो ये इनकम है नहीं, ठीक है। इसका इंटरेस्ट अगर पेड होता, क्योंकि कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग है तो पेमेंट के बिना मैं अलाउ करूंगा नहीं। कभी भी कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रहे तो ऊपर हेडिंग में लिख देना चाहिए, इससे हमको याद रहता है, कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है भाई। अब और कोई इनकम यहां पर देखिए जरा है क्या, और कोई इनकम यहां पर इसके संबंध में दिख नहीं रही है। अब यहां पर एक्सपेंस माइनस करना शुरू करते हैं अपन। लेस एक्सपेंसेस अलाउेबल, एक्सपेंसेस अलाउेबल। तो एक्सपेंस अलाउेबल के लिए हमको पेमेंट साइड देखना पड़ेगा। स्टाफ सैलरी, स्टाफ सैलरी बिल्कुल प्रोफेशन में अलाउेबल है। 20, इसको मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूँ ताकि एक साथ हम पूरे एक्सपेंस को माइनस कर दें, या बाहर भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस करके 21,50,000। और कौन सा पेमेंट साइड में एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ये भी अलाउ होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 11,48,000, 11,48,000। ऑफिस का रेंट पेमेंट क्या, ये भी प्रोफेशन का एक्सपेंस है। ऑफिस, और यहाँ पर ये बात आपको समझनी चाहिए कि ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है, मतलब एक्चुअल पेमेंट हो गया होगा -30,000। देन फोर्थ है हाउसिंग लोन रिपेड। तो हाउसिंग लोन का तो हमारा हिसाब हो गया। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो 80C में हम ग्रॉस टोटल इनकम के बाद माइनस करेंगे, ठीक है। देन मोटर कार के संबंध में हमको ये अच्छे से पता लग गया कि पॉइंट नंबर 2, नोट नंबर 2 में 1/5 जो है मोटर कार यूज पर्सनल पर्पस के लिए हो रही, तो मोटर कार का डेप्रिसिएशन यहाँ पर आएगा। तो मैं थोड़ी सी जगह छोड़कर डेप्रिसिएशन को भी ले लेता हूँ। डेप्रिसिएशन वाला एक सेगमेंट बना लेते हैं अपन। यहाँ एक्सपेंस में अगर कुछ और आएगा तो देखेंगे। यहाँ पे लिख रहा हूँ लेस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में एक तो आपका कार ओपनिंग WDV तो है नहीं, तो कार पे लिख देते हैं। कार पे डेप्रिसिएशन 4,25,000 रुपये की कार की कॉस्ट है, क्योंकि जनवरी 23 में ये कार लिया है, तो ये लेस देन 180 डेज है। तो इंटू 15% डेप्रिसिएशन टोटल होता है, उसका 50% ही
लेस देन 180 डेज के कारण अलाउ होगा। और इसमें भी केवल 4/5 इसको डिटेल वर्किंग नोट में डाल सकते हैं, क्योंकि 1/4 तो पर्सनल यूज हो रहा है। तो कुल मिलाकर हमको जो डेप्रिसिएशन अलाउ होगा वो 4,25,000 का 15%, और उसका डिवाइडेड बाई 2 मतलब 50%, और उसमें भी इंटू 4/5। तो डेप्रिसिएशन इसमें हमको मिलेगा 25,500 रुपये। इसकी डिटेल वर्किंग नोट हम दे सकते हैं। नाउ अब पेमेंट साइड में मेरे को कार का हो गया डेप्रिसिएशन। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, ये 80D के बारे में बात हुई है। बुक्स पे डेप्रिसिएशन मिलेगा भाई, ये कई लोग गलती करते हैं, बुक्स पे डेप्रिसिएशन मिलता है। बुक्स पे क्योंकि ये 180 डेज से ऊपर है, तो यहाँ पर 20,000 रुपये पे अब आपको 40% डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। मतलब -8,000। देन कंप्यूटर जो है एक्वायर्ड हुआ है तीसरा। अब कंप्यूटर में या तो ब्लॉक क्रिएट करके या अलग अलग भी कर सकते हैं। कंप्यूटर में अगर मैं ओपनिंग WDV देखूं, ओपनिंग WDV ब्लॉक की जो है, ठीक है, कंप्यूटर जो है 111 को है तो उसमें हाफ डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो ओपनिंग WDV जो है वो है 50,000, और सेल तो कुछ है नहीं, तो सीधा सीधा मैं ऐसा भी कर सकता हूं, इस पे सीधा 40% दे दूं, और न्यू कंप्यूटर पे जो कि एक्वायर्ड हुआ है 30,000 में, इस पे 40% डेप्रेशन, लेकिन लेस देन 180 डेज होने के कारण इसका हाफ डेप्रेशन मिलेगा। तो -20,000, और यहां पर -6,000। इसको अलग से वर्किंग करके एक साथ भी दिखा देते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं अपन लाइन से। कंप्यूटर के बाद डोमेस्टिक ड्राइविंग तो अलाउ होगी नहीं, नोट चाहें तो दे दें, नहीं तो कोई खास बात नहीं है। पब्लिक प्रोविडेंट फंड ATC के लिए एलिजिबल है। मोटर कार मेंटेनेंस, ओके, कार मेंटेनेंस, कार मेंटेनेंस। तो कार मेंटेनेंस के बारे में एक्सपेंस दिया 10,000, और इसमें केवल हमको अलाउ होगा 4/5, क्योंकि 1/4 जो है 1/5 जो है वो पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रहा है। तो 10,000 इंटू 4 डिवाइड बाई 5, 8,000 ही आपको अलाउ होगा। उसके बाद अदर इंफॉर्मेशन में ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 भी हो गया। पॉइंट नंबर 3 में फर्नीचर फिटिंग्स पे डेप्रिसिएशन पेंडिंग है भाई। तो फिर फर्नीचर 60,000, इस पे 10% मिलता है डेप्रिसिएशन, तो 6,000 यहाँ पर मिलेगा आपको। एंड प्लांट एंड मशीनरी भी है यहाँ पर, प्लांट एंड मशीनरी जिसमें एयर कंडीशन है, फोटोकॉपी मशीन्स हैं, कंप्यूटर तो ले लिया हमने 80,000, और प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन का रेट है 15%, तो ये हो गया आपका 12,000। अब इसके अलावा और कोई पॉइंट नहीं है इसमें, तो अब इसको टोटल करते हैं एक्सपेंस को अपन। तो एक्सपेंस अगर मैं ये सब माइनस कर लूँ, आप इसको सेगमेंट वाइज कर सकते हैं या एक साथ भी माइनस कर सकते हैं। तो देखिए कितना आ रहा है, 59,38,000 -21,50,000 -11,48,000 -30,000 -8,000 -25,500 -8,000 -20,000 6,000 6,000 12,000। तो आपका यहाँ पर PGBP की जो इनकम है, टैक्सेबल इनकम, वो 25,24,500 रुपये आ रही है। तो मैं इसको सीधा बाहर निकाल देता हूँ, 25,25,24,500।
और मेरे पास हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है माइनस में, तो ये इसमें एडजस्ट हो जाएगा। बिल्कुल सेक्शन 70 बोलता है कि आप इंटर 71 सॉरी कि आप इंटर हेड एडजस्टमेंट बिल्कुल कर सकते हैं। तो जब इसको हम एडजस्ट करेंगे तो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो आ जाएगी, ये देखिए ग्रॉस टोटल इनकम माइनस 32,000 लॉस एडजस्ट होने के बाद 24,92,500। और अब इसमें आपको माइनस करना है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से लेकर 80U। अब आप इसको चैप्टर 6 से भी बोल सकते हैं। तो अब यहां पर हमारे को जो डिडक्शन मिलने वाला है, पहला है अंडर सेक्शन 80C। 80C में देखिए क्वेश्चन में क्या क्या पेमेंट किया आपने। सबसे पहले तो अच्छा इसमें एक पॉइंट यहाँ देखिए, कार का इंटरेस्ट तो बता ही दिया शायद मैंने, कार का इंटरेस्ट पेमेंट नहीं हुआ है तो अलाउ भी नहीं होगा। अब यहाँ पर पेमेंट लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम समय शो 10% तक है, तो 80C में एक है LIP, पूरा लिख सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 24,000। और क्या पेमेंट हुआ जो 80C में एलिजिबल है, हाँ एक हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल पेमेंट है, हाउसिंग लोन पेमेंट। ध्यान रखना हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट तो वहां पर आता है, यहां पर प्रिंसिपल पेमेंट आता है, क्योंकि 188 में 1,88,000 जो हाउसिंग लोन का रिपेमेंट हुआ उसमें 88,000 इंटरेस्ट का है, तो 1,00,000 रुपीज किसका है, प्रिंसिपल का। तो हाउसिंग लोन का जो प्रिंसिपल पेमेंट है वो 80C के लिए एलिजिबल पेमेंट माना जाता है। उसके बाद मेडिकल इंश्योरेंस वाला पॉइंट है, तो मैं यहाँ सेकेंड पॉइंट सेक्शन अंडर सेक्शन 80D लिख देता हूं, मेडिकल प्रीमियम। इसकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो 25,000 है। मैक्सिमम लिमिट जो है इसमें पेमेंट जो हुआ है 18,000 पेमेंट हुआ है, तो लिमिट के अंदर है, मैक्सिमम लिमिट के विद इन है, तो 18,000 यहां पर पूरा हमारा माइनस हो जाएगा। और यहां पर मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, बुक्स वाला, कंप्यूटर, डोमेस्टिक सर्विस, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सॉरी पब्लिक प्रोविडेंट फंड पे जो सब्सक्रिप्शन है वो भी इसके लिए PPF बोलते हैं इसको अपन शॉर्ट में, 20,000 रुपये ये भी एलिजिबल हो जाएगा। और इसके अलावा और कोई पेमेंट नहीं है। अगर इसको हम टोटल करें, क्योंकि इसकी भी मैक्सिमम लिमिट है 80C की और वो है 1.5 लाख, इससे ऊपर नहीं हो सकता। तो ये इसको टोटल करते हैं तो 1,44,000 आ रहा है, तो फिर पूरा हम बाहर निकाल सकते हैं -1,44,000, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो वी विल गॉट द टोटल इनकम। $24,92,500 माइनस 144 माइनस 18,000, ये आपका आ गया 23,30,500, और हमको यही निकालने बोला था। और इसके साथ कुछ नोट्स आपको ज़रूर लिखना चाहिए, जो मैंने जो क्वेश्चन बनाने के दौरान मैंने जो डिस्कस किया है, अपनी लैंग्वेज में नोट्स लिखना है। कुछ चीज़ें तो हमने उसमें डाल दी है। फ्रेंड्स ध्यान रखिए कि साथ साथ अगर आप, मैंने कोशिश की है कि स्टूडेंट की स्पीड में बनाने की, तो उस स्पीड में जब आप बनाते रहेंगे तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। और बिलीव मी, टोटल इनकम के क्वेश्चन एक बार आप पूरा रिवाइज इनकम टैक्स कर लीजिए, जैसा भी पढ़ें जिससे भी पढ़ें,
और टोटल इनकम के क्वेश्चन मैक्सिमम आप बनाते जाइए, तो आपका कॉन्फिडेंस न केवल टोटल इनकम के क्वेश्चंस के लिए बढ़ेगा, बल्कि आपका चैप्टर वाइज भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना शुरू हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको काफ़ी इससे बेनिफिट मिलेगा। ऐसे और वीडियो अगर आपको लगता है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, तो मेरे को आइडिया लगेगा कि आप लोगों को ऐसे वीडियोस और चाहिए, तो मैं ऐसे और वीडियोस आपको बना कर दूंगा। थैंक यू।